वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंबोडिया सीएम रेप। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैं सीएम रेप कंबोडिया से कैसे थाईलैंड जाता हूं वाया लैंड बॉर्डर। वियतनाम से कंबोडिया आने का जो लैंड बॉर्डर का प्रोसेस था उसमें आप लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और आपको अच्छा भी लगा, आपने प्यार भी जताया। तो मेरे को लगा कि कंबोडिया से जब मैं थाईलैंड जा रहा हूँ तो इसका भी एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि आपको जो करंट जो सिचुएशन है बॉर्डर का वो आपको पता लग सके। तो कंबोडिया का बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। करीब हमने एक हफ़्ता कंबोडिया में बिताया और अभी वक्त है यहाँ से थाईलैंड जाने का। तो थाईलैंड जाने का क्या क्या प्रोसेस है, थाईलैंड जाने में कितना टाइम लगता है, कौन से बस में जा रहा हूँ, बस का फेयर कितना है और बस का रिव्यू कैसा है, ये सब आज के वीडियो में। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और बार मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपका ट्रैवल पार्टनर देवराज और आप देख रहे हैं देसी ट्रैवलर। तो कल रात को हम थोड़ा लेट सोए, इसका कारण ये है कि मतलब हमारा कंबोडिया में आज लास्ट डे है और पार्टी वार्टी होने के बाद आप देख सकते हो मतलब पार्टी किस हद तक चली गई है। तो ये सब होता रहता है, ये सब मतलब ये आफ्टर पार्टी इफ़ेक्ट है। तो कुछ ऐसा है। तो हमें तो सुबह आज उठना पड़ा। हमने बस बुक किया है सीएम रिएप से थाईलैंड के लिए और थाईलैंड हमें पहुंचाएगी एक बस जो कि यहाँ से 8 घंटा लेने वाली है। मतलब थाईलैंड वाला बॉर्डर का नाम है अरण्य प्रथित और इस तरफ का नाम है पोइपेट बॉर्डर। और क्या क्या रहता है प्रोसेस, हमें लैंड बॉर्डर में क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि लैंड बॉर्डर जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है। तो ये सब हम देखते हैं कि हम उसको अवॉइड कर पाते हैं कि नहीं और कितनी हद तक अवॉइड कर पाते हैं, या फिर ये सब से हमें इनकाउंटर करना ही ना पड़े। एक और बार मैं अपना रूम आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का हमने रूम लिया था जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है और हम पूरा पैक होके रेडी है। तो हमारा इस तरह का रूम है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, एसी है इसमें और एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है यहाँ पे 2 जन के लिए। और यहाँ पे है आपका बार काउंटर, रिसेप्शन और बाकी सारी चीज़ें। यहाँ से अगर आप खाना वाना ऑर्डर के लिए यहाँ से कह सकते हो। यहाँ ये है आपका पिकअप फूड पॉइंट, यहाँ पे आप ये सब चीज़ों का आनंद ले सकते हो। यहाँ बिलियर्ड है, स्विमिंग पूल है और भी काफ़ी सारी चीज़ों का आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। ये सब गेम भी आप देखे ही होंगे यूट्यूब में। ये डार्ट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पे इस तरह कुछ लाइन रहता है और यहाँ पे आपको निशाना लगाना पड़ता है। 3 बार ट्राई करते हैं। चलो एक और बार ट्राई करते हैं। ओह मैन देखो 100 में मार दिया मैं। तो आज का दिन शायद अच्छा बीते। ओके तो हम निकल पड़े हैं, हमें पिकअप करने आ गया है। कुछ ऐसा बस है। अब ये पिकअप बस है कि यही बस बॉर्डर के उस पार जाएगी या फिर बॉर्डर तक पहुंचाएगी ये तो हमें नहीं पता, पर जी हाँ, एक नए देश के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। ओके तो बस में हम सवार हो गए हैं और थोड़ा सेटल अप होते हैं और देखते हैं कि यही ओरिजिनल बस है कि हमें कुछ और बस में ले जाया जाएगा। तो जो भी होता है जैसे भी होता है आपको बताते हैं। भाई मुझे थोड़ा पहले से ही शक हो रहा था कि बस में कोई दिक्कत है कि नहीं, क्योंकि ये बस ना छोटी वाली थोड़ा रुक के चल रही है। तो आधे घंटे 45 मिनट बाद ये मतलब कोई हाईवे पे आके रुक जाती है और अभी बोल रहे हैं कि गाड़ी इनका ख़राब हो गया है। तो 20 मिनट का टाइम मांगा है, 20-25 मिनट का टाइम मांगा है। तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है देख लेते हैं 20-25 मिनट में अगर ठीक हो पाता है तो ठीक है। और मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ की गाड़ियाँ ना बहुत ही मतलब आलीशान गाड़ी है। आप देख लो मेरे पीछे एक गाड़ी खड़ी है। ये पता नहीं यहाँ की महंगी गाड़ी है कि सस्ती गाड़ी है, पर भाई जो भी है जैसा भी है ये पूरा लिमोजिन टाइप लग रहा है। मतलब किया का लिमोजिन है ना, वैसा लग रहा है। सब यहाँ पे देखो फॉर्च्यूनर स्टाइल वाला गाड़ी आपको मिल जाएगा। सब बड़ा गाड़ी है यहाँ पे, देखो कोई छोटा गाड़ी है ही नहीं, सब बड़ा गाड़ी, सब एसयूवी स्टाइल का गाड़ी है। वो देखो रास्ते के उस पार भी एक वैसा ही गाड़ी। भाई साहब तो हमारी नई बस आ गई है, ये हमारा नया कुछ इसमें हम बोर्ड करने वाले हैं इस तरह से। सुबह डार्ट में 100 पॉइंट्स मिला तो सोचा आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, पर ऐसा नहीं था। दिन आज का उतना खास नहीं जाने वाला है, तो अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा डाउन ही रखिए। दिन खराब जाने का पहला इशारा सुबह 1 घंटे में हमारा गाड़ी खराब हो जाता है। ठीक है, फिर 15-20 मिनट में हमारी दूसरी गाड़ी आ जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर 1 घंटे बाद हमें वॉशरूम ब्रेक दिया जाता है। अब आप देख लो मैं फिर से वापस आता हूँ। करीब फिर से आधे घंटे 45 मिनट बाद हमें दोबारा एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका गया और कुछ ऐसी जगह पे रुका गया, मतलब मूर्तियाँ हैं चारों तरफ, ऐसे गौतम बुद्ध के मूर्तियाँ मिल जाएंगी आपको काफ़ी तरह के। यहाँ पे स्लीपिंग बुद्धा भी है देखो।
सफ़र तो काफ़ी अच्छा है। अब थोड़ा सा टेंशन है हमें कि इमिग्रेशन पे हमें क्या क्या पूछा जाए। इमिग्रेशन क्योंकि लैंड बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो डर हमें वियतनाम से कंबोडिया आने में भी लग रहा था, तो अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि ये जगह जो है ये मतलब एशिया का सबसे करप्टेड जगह है, कंबोडिया और थाईलैंड का जो बॉर्डर है। तो इसमें हमारा क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, अलग से ब्राइब मांगेंगे कि नहीं, क्या होगा कुछ भी नहीं पता। तो थोड़ा बहुत टेंशन है, क्योंकि हम एक बजट पे हैं। आशा करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और खाली वीज़ा फीस से ही हमारा काम चल जाना चाहिए। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा मूत्र विसर्जन करते हैं और जाके गाड़ी पे बैठते हैं, क्योंकि धूप बहुत है। तो बस ख़राब होना हमारे लिए उतना प्रॉब्लमेटिक या फिर दुविधा का विषय नहीं था जब तक हम कंबोडिया बॉर्डर पहुँचे। मन ही मन मेरे को थोड़ा घबराहट भी हो रहा था, पर फिर भी अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि सब तो है हमारे पास, फिर घबराने की क्या बात है। तो भाई कुछ ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जैसा मिला, इनका एजेंट का कुछ है। तो ये हमें गाले पे लटका दिया गया ताकि इनको पता चले कि हम इन एजेंसी के द्वारा आए हैं और उस तरफ जाके हमें बस मिल सके। तो हमारे साथ और भी 2 बंदे हैं, ये भी मतलब सेम बस पे जा रहे हैं। इनका तो शायद एग्जाम्पशन वीज़ा है, तो इनको शायद वीज़ा ना लगे, पर हमें तो वीज़ा लगेगा। और कुछ ऐसा है जो बॉर्डर के एरिया, ये आपको कंबोडिया का डिपार्चर का ऑफिस कुछ इस तरह। अब हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रेन लाइन से हम चल रहे हैं। पता नहीं ये ट्रेन लाइन एक्टिव भी है कि नहीं। बाय बाय। ये भाई के गुड लक बोलने का कारण मुझे बाद में पता चला, क्योंकि इमिग्रेशन में कोई गुड लक क्यों बोलेगा। बस यही था मेरा कंबोडिया साइट का लास्ट वीडियो। ओके मैन, तो बहुत ही मशक्क़त के बाद हम ये थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं। ये है नो मैंस लैंड। ये ब्रिज बहुत ही फेमस है। ये थाईलैंड का फ्लैग आप देख रहे हैं और पीछे कंबोडिया का फ्लैग। और बहुत कुछ हुआ, आपको बहुत कुछ बताना है। पहले सब काम वाम निपटा लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के इत्मीनान से आपको सब कुछ बताएंगे। बहुत कुछ बतानी है आपको। ये आ गए हम थाईलैंड में। तो फाइनली हम थाईलैंड का जो है इमिग्रेशन हम क्रॉस करके अंदर आ चुके हैं। और हमारा शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पे क्या बीता है। बहुत हेक्टिक, मतलब कम से कम हमें 4 साढ़े 4 घंटा लगता है। इसका कारण ये है कि बॉर्डर में कुछ डॉक्यूमेंटेशन ऐसे मांगे गए थे जो हमारे पास नहीं थे। और क्या मांगा गया था ये मैं आराम से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। इसके लिए इतना बताना चाहूँगा, बस हम थाईलैंड की तरफ आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बैंकॉक की तरफ। पूरी कहानी बताते हैं आपको बैंकॉक पहुँच के रात को। अच्छा, तो हॉस्टल में आके बॉर्डर में क्या हुआ था उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया था, मतलब क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट्स था। तो अभी जब एडिट करने बैठता हूँ तो देखता हूँ कि वो क्लिप करप्ट हो चुका है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि उस दिन बॉर्डर में हमें क्यों इतना लेट हुआ। उस लास्ट क्लिप के बाद जब हम कंबोडिया इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइन रहता है, तो हम अपनी लाइन पे लग जाते हैं। और लाइन पे लगने के बाद जब हमारा नंबर आता है तो हम अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर को देते हैं और वो गौर से हमारा पासपोर्ट देखने लगते हैं। इससे पहले कि आपको एक बात बता दूं कि कंबोडिया एंट्री के टाइम पे कंबोडिया का जो अराइवल कार्ड रहता है उसका काउंटर पार्ट जो है वो आपको पासपोर्ट के साथ स्टेपल किया हुआ रहता है और एग्जिट के समय उसे खोल दिया जाता है। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ऑलमोस्ट मेरा अराइवल कार्ड जो है वो पासपोर्ट से खोलने ही वाले थे। इनफैक्ट वो खोल भी दिए थे आधा पिन। उसके बाद उनको अचानक से क्या याद आया, वो हमारा पासपोर्ट बंद कर देते हैं और फिर पासपोर्ट के ऊपर देखने लगते हैं। तो हमारा नेशनलिटी शायद वो चेक कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने हमारा नेशनलिटी चेक किया या फिर क्या चेक कर रहे थे मुझे पता ही नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो हमारा नेशनलिटी ही देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने हमारा नेशनलिटी देखा तो उन्होंने हमें सेकेंड इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सेकेंड इमिग्रेशन ऑफिसर आने के बाद हमें समझाते हैं कि आप यहाँ से थाईलैंड इमिग्रेशन जाइए और थाईलैंड इमिग्रेशन से पूछ के आइए कि वो आपको एंट्री देने वाले हैं कि नहीं। ये बात सुन के मेरे अंदर जितना भी एक्साइटमेंट था वो वहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि भाई कुछ तो गड़बड़ था। मतलब उनको पता चल गया था कि इसको पहले पूछ के आना चाहिए कि थाईलैंड इसको एंट्री देने वाला है कि नहीं। अगर वैसा देखा जाए तो ये एक तरह से कंबोडिया वाले ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अगर वो हमें पूछने के लिए नहीं कहते और इधर से कंबोडिया एग्जिट लगा देता और उधर से हमें थाईलैंड एंट्री नहीं देता इन केस,
तो क्या होता, तो हम ना कंबोडिया में जा पाते ना हम थाईलैंड में एंटर कर पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता। तो अब मेन कहानी शुरू होता है। तो जब सेकंड इमिग्रेशन ऑफिसर हमें कहते हैं कि आप थाईलैंड जाइए, वहाँ से पूछ के आइए कि वो आपको एंट्री देने वाले हैं कि नहीं। तो उनके बताए गए रास्तों से हम थाईलैंड इमिग्रेशन जाते हैं और वहाँ से एक लेडी ऑफिसर से हमारी बात होती है। तो उन्हें हम अपना पासपोर्ट और हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हम उनको देते हैं। तो वो गौर से देखने लगे। कुछ देर देखने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स वो अपने टेबल पर रख के किसी और ट्रैवलर के साथ बात करने किसी और काउंटर चले गए। तो वहाँ पे हमने कुछ देर वेट किया। तो फिर वो दोबारा वापस आते हैं। दोबारा वापस आने के बाद हमसे पूछते हैं कि आपका कितना दिन का प्लान है थाईलैंड में। तो हमने कहा कि 2 वीक्स का। और फिर पूछते हैं कि आप कितना पैसा कैरी कर रहे हो। तो उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास करीब $250 थे। तो मैंने उनसे कहा कि $250। और फिर कुछ देर सोचने के बाद हमें क्या बोला जाता है पता है? यू नीड टू शो होटल बुकिंग ऑफ ईच डे यू आर स्टेइंग इन थाईलैंड एंड 10,000 बाट ईच एक्सक्लूडिंग 2,000 बाट वीज़ा फीस। मतलब आप समझ रहे हो, 10-10 20,000 रुपये और 2-2 4 मतलब 24,000 बाट। 24,000 बाट होते हैं करीब $600 के आसपास। तो एक बॉर्डर एरिया में आपको $600 इंतज़ाम करना मतलब आप समझ लो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वही चीज़ मैंने कैसे अरेंज किया तो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि आप भी अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपके साथ भी थाईलैंड में ये सब हो सकता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि होटल बुकिंग तो मेरे पास पहले दिन का था, जो कि बैंकॉक का होटल था। मैंने उनको दिखाया तो वो बोले कि ऐसा नहीं होगा, आपने 2 वीक्स बोला है मतलब 2 वीक्स का ही आपको बुकिंग चाहिए। और मैंने उनको बता दिया कि मैं इस बार जस्ट खाली नॉर्दर्न थाईलैंड मैं खाली एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मुझे बुकिंग भी उस तरीके से करना है ताकि उनको ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने झटापट booking.com से 3-4 होटल बुक कर दिया और वहाँ पे मतलब डेज़ बढ़ा दिए। एक जगह पे 3 दिन 4 दिन ऐसे करके मैंने 15 दिन का एक आइटनरी बना लिया। और फिर जिस दिन मेरा फ्लाइट है उसके पहले वाले दिन का भी मैंने बुकिंग कर दिया बैंकॉक से। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ऐसा एक आइटनरी बनाया ताकि उनको बिलीव हो कि मैं बैंकॉक में अभी जाऊँगा, बैंकॉक में एक दिन रहूँगा, उसके बाद मैं नॉर्थ थाईलैंड जाऊँगा। नॉर्थ थाईलैंड मतलब आपको चियांग माई, चियांग राई, ये सब वो सब एक्सप्लोर करके मैं वापस बैंकॉक आऊँगा और बैंकॉक से मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। तो ऐसा मैंने एक आइटनरी बना के बुकिंग वगैरह डाल दिया। जैसे ही मैंने बुकिंग वगैरह सब कुछ डाल दिया उसके बाद मेरे पास एक बड़ा चैलेंज था कि उसको प्रिंट आउट करना। बॉर्डर एरिया में प्रिंट आउट नहीं मिलता है, महज आपको एक ही दुकान मिलेगा और वो बहुत हाई प्राइस करेगा। उस समय तो प्राइस की तो छोड़ ही दो, प्राइस की मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरे को पता था कि थाईलैंड में आपको शो मनी दिखाना पड़ता है और होटल बुकिंग्स भी चाहिए होता है, पर होटल बुकिंग्स का हमारे पास प्रिंट आउट नहीं था और वो पूरी आइटनरी का होटल बुकिंग मांग रहे थे। मतलब मैं जितने दिन वहाँ पे रहने वाला था पूरे दिन का वो होटल बुकिंग मांग रहे थे। तो ये एक मतलब ये बेकार सी चीज़ है ना। आप पूरी मेरा मन वहाँ पर चेंज हो ही सकता है। मान लो कि चियांग राई में जाकर मेरे को 5 दिन रहने का मन किया, मेरा 15 दिन का वीज़ा में, तो मैं रह ही सकता हूँ। तो उसमें मेरा ये मतलब चेंज हो ही सकता है। तो ये देखने का क्या फ़ायदा मेरे को पता नहीं है, पर जो भी जैसा भी हमने फिर उन जो बस वाले भैया थे जो हमें यहाँ पे छोड़ के गए थे, उसके बाद जो लोग हमें आइडेंटिटी कार्ड दिए थे ना, वो बंदे को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपका अगर बाइक है या फिर जान पहचान का कोई है तो आप हमें यहाँ पे लेके थोड़ा ATM चलिए या फिर प्रिंट आउट कराने ले चलिए। मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स की वजह से वो लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा ATM पे रोका, फिर वो ATM के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज किया भाई, 3.5% से भी बहुत ज़्यादा। कितना चार्ज किया उस समय मेरे को हिसाब लगाना ही नहीं आ रहा था और दिमाग पूरा पागल सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं। और उन्होंने कुछ ना गलत सा व्यवहार भी नहीं किया था, मतलब कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने खाली हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगा, पर मैं डर गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जगह ऐसा है ना, माहौल ऐसा है। और मेरे साथ एक फिलीपींस भी थे, उनको भी बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर रहे थे, मतलब मेरे सामने ही। जब मैंने आपको कहा ना कि कोई और ट्रैवलर से बात कर रहे थे, इमिग्रेशन ऑफिसर थाईलैंड का, तो वो उनसे ही बात कर रहे थे। तो ठीक है, ऐसा है कुछ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डर गया था, तो इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या क्या करूं। अगर मैं शांत दिमाग से काम करता ना तो ये बहुत जल्दी हो जाता। मैं घबरा गया था, मतलब एग्जैक्ट वर्ड में घबरा गया था। तो ये करते करते मेरे को 4 घंटा लग, $600 निकालने के लिए मेरे को 2,500 रुपये उनको देने पड़े, मतलब ATM का कन्वर्शन रेट के हिसाब से। अब क्या लगा, किस लिए लगा, ये मुझे उस वक्त नहीं पता चला था। जब मैं घर में आके जब मैं अपना स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरे को याद आया कि अरे बॉर्डर से जो $600 निकाला था उसके लिए मुझे 2,500 रुपये कन्वर्शन फीस देना पड़ा। तो समझ रहे हो, मतलब इधर 20,000 24,000 मतलब 25,000 भाट समझो, 25,000 मतलब 50,000 55,000, कम से कम 55,000 इंडियन रुपीज़ होता है अप्रॉक्स। और अगर USD में देखा जाए तो 600 USD। तो 55,000 रुपये मेरे को कैश निकालने थे वहाँ से। तो ATM से वो विदड्रॉ भी हो गया और लकीली मुझे मिल भी गया। तो कैसा क्या हुआ, बहुत मतलब ये है ना कि मैं बैक ऑफ द माइंड सोच रहा हूँ कि इतना पैसा निकलेगा कहाँ से, मैं अरेंज करूँगा कहाँ से। अकाउंट में था वो अलग बात है, पर आपको ये है कि आपको ATM सिंगल स्वाइप में उतना पैसा देगा कि नहीं। हालांकि डॉलर था, मेरा निकल गया लकीली, तो उससे काम उस समय के लिए बन गया था। बॉर्डर अगर क्रॉस नहीं करने दिया तो मैं भी मतलब कैसे जाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब बस वाले को हमने $50 ऑलरेडी दे के बुक किया था।
मतलब सीएम रेप से बैंकॉक जाने का, ये भी एक बैक ऑफ द माइंड में चल रहा कि ये पैसा भी बर्बाद जाएगा हमारा। उसके बाद हम दोबारा कंबोडिया के साइड आए, तो ये सब किए, प्रिंट आउट वगैरह किए और कैश वैश उठा लिए। सब कुछ उठाने के बाद हम फिर थाईलैंड की ओर गए, उनको फाइनली दिखाने के लिए, मैम देखिए कि अभी मेरे पास ये है, अभी क्या अभी हमें एंट्री मिल सकती है? तो बोले कि हाँ ठीक है। उन्होंने अराइवल कार्ड वगैरह सब फिलअप करा दिया। फिर हम दोबारा कंबोडिया में आए। कंबोडिया में आके फिर हमने एग्जिट स्टैंप लगाया। एग्जिट स्टैंप लगाने के बाद फिर हम थाईलैंड में गए एंट्री लेने के लिए, और फिर फाइनली हमें एंट्री मिला। तो ये बहुत बड़ा एक हेक्टिक था। और अगर आप जाते हो तो भाई डॉक्यूमेंट्स ये रखें आप, और शो मनी रखें 10,000 बाट ईच। तो ठीक है, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आगे की कहानी आप देख लो। तो ये था हमारा कुछ एक्सपीरियंस थाईलैंड कंबोडिया के बॉर्डर पे। हमें अपने हॉस्टल पहुंचते पहुंचते रात के करीब 8-9 बज गए। तो वीडियो का कोई फॉर्मल एंडिंग नहीं हुआ। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिएगा, एक और नए देश में हमारी एंट्री हो चुकी है। अगला वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप बैंकॉक से नॉर्थ थाईलैंड कैसे जा सकते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।